प्रिय विद्यार्थियों, नवागमन डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप रावत एक बार फिर से केमिस्ट्री क्लास 12 का एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जिसका विषय है उत्प्रेरण अर्थात कैटेलाइसिस। तो कैटेलाइसिस क्या होता है, उत्प्रेरण क्या होता है, जानने के लिए चलते हैं आगे। तो जैसे ही हम उत्प्रेरण की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले इसके खोजकर्ता का नाम कि उत्प्रेरक के बारे में सर्वप्रथम बताने का श्रेय किसको जाता है, तो आपको याद रखना है कि बर्जीलियस ने सन 1835 में पहली बार उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग किया और इसकी कार्यक्षमता के बारे में बताया। अब आता है कि उत्प्रेरक क्या होते हैं। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को, अभिक्रिया को नियंत्रित करते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि उत्प्रेरक मध्यम गति की जो अभिक्रियाएं हैं उनमें ही कारगर साबित होते हैं। नेचर में तीन तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। एक वो अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत तेज गति से संपन्न होती हैं, जैसे कि यदि मैं सिल्वर नाइट्रेट पर AgNO3 पर NaCl की रिएक्शन कराता हूँ, यदि मैं AgNO3 पर काय की रिएक्शन कराता हूँ NaCl की, तो हमें पता है Ag पर प्लस है और NO3 पर क्या है, माइनस। Na पर प्लस है, Cl पर क्या है, माइनस। अगर ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो दोनों ही आयनिक यौगिक हैं। दोनों ही कैसे यौगिक हैं, आयनिक यौगिक हैं। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो Ag प्लस Cl माइनस के साथ और Na प्लस NO3 माइनस के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AgCl प्लस NaNO3। ये रिएक्शन मैंने क्यों बताई है, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है नेचर में बहुत ज़्यादा कैसी होती है, फास्ट होती है, पलक झपकते संपन्न होती है, कुछ ही पिको सेकंड में क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो नेचर में तीन तरह की अभिक्रियाएं होती है। एक बहुत तीव्र अभिक्रियाएं, एक बहुत मंद अभिक्रियाएं और एक मध्यम गति की अभिक्रियाएं। तो यदि पूछ लिया जाए कि बताएं तीव्र गति की अभिक्रिया का एग्जाम्पल, तो आप क्या बताएंगे कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट पर NaCl की क्रिया करते हैं तो AgCl का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है और ये क्रिया पलक झपकते ही क्या होती है, संपन्न होती है। यानी बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन का क्या है, एग्जाम्पल है। अब बात आती है कि मंद गति की अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो नेचर में बहुत ज्यादा स्लोली होती हैं, बहुत धीमी गति से संपन्न होती हैं, ऐसी अभिक्रियाएं कौन सी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, धीमी गति की अभिक्रियाएं कहलाती हैं, स्लो रिएक्शंस कहलाती हैं। जैसे कोयला और पेट्रोल का बनना। अब आप समझिए कि कोयला और पेट्रोल बनता है, लेकिन हम इनको कुछ ही क्षण में जलाकर क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन जब ये बनते हैं तो इसके लिए लाखों करोड़ों वर्ष की प्रोसेस होती है। तो ये बहुत मंद गति का एग्जाम्पल है। लेकिन उत्प्रेरक जब भी हम यूज करेंगे तो ऐसी रिएक्शंस में करेंगे जो कुछ मिनट से लेकर कुछ घंटों में संपन्न होती हैं, यानी मध्यम गति की मॉडरेट टाइप की रिएक्शंस होती हैं। तो हम वापस आते हैं कि उत्प्रेरक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बर्जीलियस ने। उत्प्रेरक क्या होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को घटाकर बढ़ाकर क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, क्या कहलाते हैं, कैटलिस्ट कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक का क्या होता है, प्रयोग होता है, वे अभिक्रियाएं उत्प्रेरण या कैटेलाइसिस कहलाती हैं। ठीक है, तो समझ गए। सपोज कि आपको अपने घर से स्कूल जाना है और पैदल स्कूल जाते हुए आपको 1 घंटा लगता है, लेकिन आपके पिताजी ने आपको एक स्कूटी दिला दी है और उस स्कूटी की मदद से आप मात्र 15 मिनट में अपने घर से कहाँ पहुँच जाते हैं, स्कूल पहुँच जाते हैं। तो समझ लीजिए कि रासायनिक अभिक्रियाओं में स्कूटी का काम कौन करता है, उत्प्रेरक करता है। ठीक है, तो ओस्टवाल्ड नाम का एक रसायन हुआ और उसने सबसे पहले उत्प्रेरक शब्द की परिभाषा दी कि वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं भार व रासायनिक दृष्टि से क्या करते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं ना तो उनका भार परिवर्तित होता, ना ही रासायनिक रूप से वो परिवर्तित होते। भौतिक गुण में थोड़ा बहुत परिवर्तन देखा जा सकता है। तो चलिए, उत्प्रेरक के बाद अब हम चलते हैं उत्प्रेरक के प्रकार या उत्प्रेरण के प्रकार। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक इस्तेमाल कर रहे हैं क्या कहला रही हैं, उत्प्रेरण कहला रही हैं। तो हम उत्प्रेरण के प्रकार की ओर चलते हैं और उत्प्रेरण का जो पहला प्रकार है वो क्या है, धनात्मक उत्प्रेरण। अब धनात्मक उत्प्रेरण किन्हें कहते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हम धनात्मक उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे।
पॉजिटिव कैटेलिस्ट का यूज करेंगे। अब धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं? तो अभी मैंने कही थी एक बात कही थी, एक परिभाषा दी थी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो घटा देते हैं या बढ़ा देते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, केवल क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे और ऐसी अभिक्रियाएं धनात्मक उत्प्रेरण कहलाएंगी। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। यह है KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, के धनायन ClO3 माइनस साइन। जहां भी ClO3 माइनस होता है उसको हम हमेशा क्या बोलते हैं? क्लोरेट। तो ये है आपका पोटेशियम क्लोरेट। अब जब हम पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो हमको दो चीजें प्राप्त होती हैं। पोटेशियम क्लोरेट से दो चीजें प्राप्त होंगी, एक तो पोटेशियम क्लोराइड और एक ऑक्सीजन। अगर हम विदाउट MnO2 यानी बिना उत्प्रेरक के पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करें और ऑक्सीजन को प्राप्त करने का प्रयास करें तो लगभग 3 घंटे तक लग सकते हैं, बहुत ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन जब हम पोटेशियम क्लोरेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यही अभिक्रिया मात्र 15 मिनट में संपन्न हो जाती है। तो देख रहे हैं आप, समय बच रहा है, एनर्जी बच रही है। तो यही काम किसका होता है? उत्प्रेरक का। मतलब कि पोटेशियम क्लोरेट के विघटन से ऑक्सीजन प्राप्त करने में MnO2 ने क्या किया है? अभिक्रिया की दर को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। अभिक्रिया की जो रेट है उसको क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया है। इसलिए MnO2 इस अभिक्रिया में धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यदि एक क्वेश्चन आ जाए कि पोटेशियम क्लोरेट के विघटन के लिए धनात्मक उत्प्रेरक कौन है, तो आप ध्यान रखना मैग्नीज डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है? अमोनिया बनाने की हैवर विधि। आप लोअर स्टैंडर्ड से इसको पढ़ते आ रहे हैं, 10वीं क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अमोनिया बनाने की हैवर विधि। अमोनिया कैसे बनता है? तो यहाँ देख रहे हैं, एक मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का है, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है। जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को हम 1:3 के अनुपात में मिलाकर क्या करते हैं? संपीड़ित कराते हैं, उच्च दाब पर रिएक्शन कराते हैं, तो हमको क्या मिलती है? अमोनिया। लेकिन ध्यान रहे, ये अभिक्रिया काय की उपस्थिति में हो रही है? आयरन चूर्ण की उपस्थिति में हो रही है। अगर आयरन चूर्ण नहीं यूज करेंगे और ऐसे ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन को रिएक्शन करने दें तो पता नहीं कब अमोनिया बनेगी। लेकिन जब हम आयरन चूर्ण की उपस्थिति में यही रिएक्शन करते हैं तो बहुत ही फास्टली ये रिएक्शन हो जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि अमोनिया बनाने की हैवर विधि में आयरन चूर्ण काय का काम कर रहा है? धनात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो हमारे पास धनात्मक उत्प्रेरक के कितने एग्जाम्पल हो गए हैं? 2। पोटेशियम क्लोरेट के विघटन में मैग्नीज डाइऑक्साइड का चूर्ण और अमोनिया बनाने की हैवर विधि में आयरन चूर्ण। ठीक है, चलिए कैटेलिस्ट का दूसरा टाइप देखते हैं। उत्प्रेरण का दूसरा प्रकार कौन सा? ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऋणात्मक उत्प्रेरण। अब ऋणात्मक उत्प्रेरण किसे कहते हैं? तो ऐसी उत्प्रेरकीय अभिक्रियाएं जिनमें उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देते हैं। ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को घटा दें ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे। और ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऋणात्मक उत्प्रेरक प्रयोग किए जा रहे हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरण नेगेटिव कैटेलाइसिस कहलाएंगे। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके लिए नया नहीं है। सुबह से लेकर और रात तक विभिन्न तरह से आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। टूथपेस्ट, सफेद दांतों के लिए जो टूथपेस्ट आप यूज करते हैं वो भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, घाव को साफ करने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करता है। आजकल फैशन में रंगीन और चमकदार हेयर भी चल गए हैं, हेयर स्टाइल चल गई है, तो रंग बालों को चमक प्रदान करने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज होता है। एक अच्छा डिसइंफेक्टेंट है, कीटाणुओं का नाश भी करता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कॉलिन, घर में साफ सफाई के लिए कॉलिन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें भी क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ऑक्सीजन को भी प्राप्त किया जा सकता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? H2O2। H2O2 का नेचर होता है कि जब हम इसे एयर में खुला छोड़ते हैं तो ये जल में और ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बहुत फास्टली परिवर्तित हो जाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड नियंत्रित मात्रा में ही ये रिएक्शन करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हमें फास्फोरिक अम्ल मिलाना पड़ेगा। फास्फोरिक अम्ल का फार्मूला क्या है? H3PO4। तो फास्फोरिक अम्ल जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन को क्या कर देगा? कम कर देगा। जिसका रिजल्ट क्या होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन कम गति से होगा और हम ऑक्सीजन को आसानी से उपयोग में ला सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विघटन में फास्फोरिक अम्ल काय का काम कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम कर रहा है। ठीक है। आजकल देखते हैं मिनरल बॉटल की बॉटल लेकर घूमते हैं, पानी बाजारों में बिकने लगा है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि स्वैग ऑक्सीजन के रूप में मार्केट में ऑक्सीजन के भी क्या आने लगे हैं, फ्लास्क आने लगे हैं, और विदेशों में इसका खूब यूज भी किया जा रहा है। लोग जिम जाते हैं, मेहनत करते हैं, ऑफिस में होते हैं और स्वैग ऑक्सीजन का मास्क यूज करके ऑक्सीजन को अपने शरीर में मात्रा को क्या कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, वापस गेन करते हैं और अपनी कार्य क्षमता को लगातार क्या करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं। ठीक है। चलिए दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या है, क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण। अब जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका नेचर होता है कि यदि हम क्लोरोफॉर्म को वायु में कैसा छोड़ दें, खुला छोड़ दें, तो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीकृत होकर हमें एक गैस देता है और वो गैस होती है कौन सी, फास्जीन गैस। क्लोरोफॉर्म वायु में ऑक्सीकृत होकर कौन सी गैस देता है, फास्जीन गैस। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो चोर घर में आता है तो रुमाल पर छिड़क कर क्लोरोफॉर्म क्या कर देता है, सुंघा देता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म का संपर्क जैसे ही ऑक्सीजन से होता है तो क्लोरोफॉर्म जो है वो फास्जीन गैस में बदल जाता है। ठीक है। वैसे क्लोरोफॉर्म की कम मात्रा चिकित्सीय यानी शल्य चिकित्सा में भी यूज की जाती है, लेकिन यदि क्लोरोफॉर्म का लंबा संपर्क ऑक्सीजन से हो गया तो वही क्लोरोफॉर्म विषैला होकर नुकसान पहुंचा सकता है। और क्लोरोफॉर्म का अधिक कंसंट्रेशन अगर यूज किया जाए तो 36 घंटे में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रोकना है, और यदि हमारे पास क्लोरोफॉर्म है और उसकी फास्जीन गैस बन गई है तो ये सब रोकने के लिए हमें एक उत्प्रेरक की जरूरत होगी, और वो उत्प्रेरक आपका कौन सा होगा, एथिल अल्कोहल। क्लोरोफॉर्म क्या करेगा, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण को क्या कर देगा, कम कर देगा, या फिर क्लोरोफॉर्म के अंदर जो भी फास्जीन गैस बन गई है एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में वो एथिल कार्बोनेट में चेंज हो जाएगी। मतलब फास्जीन गैस जो है वो अल्कोहल से क्या हो जाएगी, फास्जीन गैस जो है वो क्लोरोफॉर्म से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रोकने के लिए हम क्लोरोफॉर्म में क्या मिलाते हैं, एथिल अल्कोहल। यानी इस अभिक्रिया के लिए एथिल अल्कोहल ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। तो यहाँ से दो वैकल्पिक प्रश्न बनते हैं कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन रोकने के लिए ऋणात्मक उत्प्रेरक कौन है, तो आप याद रखेंगे फास्फोरिक अम्ल। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है ऋणात्मक उत्प्रेरक के रूप में, तो उसके लिए भी याद रखेंगे आप एथिल अल्कोहल मिलाया जाता है। तो फास्जीन गैस का फार्मूला क्या है, COCl2। ठीक है, COCl2। फास्जीन गैस दो शब्दों से मिलकर बनी है, फॉस और जीन। फॉस का मतलब होता है लाइट और जीन का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड, यानी ऐसी गैस जो प्रकाश की उपस्थिति में प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फास्जीन। तो याद रखना, जब भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन क्लोरीन से कराते हैं तो फास्जीन गैस बनती है, चूंकि प्रकाश की उपस्थिति में बन रही है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया है, फास्जीन। तो हमने दो तरह के कैटलिस्ट के टाइप यहाँ पर क्या कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अब तीसरा प्रकार की ओर चलते हैं। तो कैटलिस्ट का जो तीसरा प्रकार है, उत्प्रेरक का या उत्प्रेरण का जो तीसरा प्रकार है वो क्या है, स्व उत्प्रेरण। क्या है, स्व उत्प्रेरण। स्व यानी अपने आप, ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो यानी क्या होता है, अपने आप। आप जानते हैं ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल यानी ऐसे उपकरण, ऐसे संयंत्र जो अपने आप चलते हैं। ऑटो यानी अपने आप, मोबाइल यानी चलायमान, है ना। तो ऑटोमोबाइल का समझते हैं ना, जो अपने आप चलायमान होते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑटो कैटलिस्ट की, यानी ऐसे कैटलिस्ट जो अभिक्रिया में बीच में ही उत्पन्न होते हैं और अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का काम करते हैं। यानी जब हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाने के लिए या रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए अलग से किसी उत्प्रेरक की जरूरत नहीं पड़ती, अभिक्रिया के बीच बना हुआ ही कोई पदार्थ उत्प्रेरक का काम करने लगता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड बाय द नेम ऑफ ऑटो कैटेलाइसिस। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के बीच बना हुआ कोई पदार्थ उत्प्रेरक का काम करता है क्या कहलाती हैं, स्व उत्प्रेरण कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट जो कि एक एस्टर होता है। कक्षा 11 में आपने एस्टर के बारे में पढ़ा होगा। एथिल एसीटेट है और एथिल एसीटेट का हम क्या करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं। जब एथिल एसीटेट का जल अपघटन होता है तो यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाता है, टूट जाता है, और जल का बॉन्ड भी यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जो एसीटेट है आपका वो हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेता है, एसिटिक एसिड। और जो आपका एथिल है वो OH के साथ क्या बना लेता है, एथिल अल्कोहल।
तो एक रिएक्शन हो रही है जिसमें एस्टर का हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, एस्टर का जल अपघटन हो रहा है और दो चीजें बन रही हैं, एसिटिक एसिड बन रहा है और एथिल अल्कोहल बन रहा है। लेकिन इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक तो हमने यूज ही नहीं किया, लेकिन अभिक्रिया वाकई में बहुत तीव्र गति से संपन्न हो रही है, मॉडरेट गति से संपन्न हो रही है। तो कैसे हो रही है? क्योंकि इस अभिक्रिया में बना हुआ जो एसिटिक एसिड है वही क्या काम कर रहा है? उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिक्रिया में हम अलग से कोई उत्प्रेरक नहीं लेते, अभिक्रिया के बीच बना हुआ ही कोई पदार्थ उत्प्रेरक का काम करता है, उत्प्रेरण कहलाती है। एक और एग्जांपल है हमारे पास, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपका क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड की रिएक्शन हम काय से करा रहे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट और H2SO4 से। यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट कैसे माध्यम में है? अम्लीय माध्यम में है। तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट की अम्लीय माध्यम में रिएक्शन कैसे कराते हैं? ऑक्सैलिक अम्ल से कराते हैं। तो पोटेशियम सल्फेट मिलता है, मैग्नीज सल्फेट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और क्या मिलता है? जल मिलता है। और यह अभिक्रिया बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है क्योंकि इस अभिक्रिया में बना हुआ MnSO4 जो है वो अभिक्रिया की लिए काय का काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। यहाँ अभिक्रिया दो स्टेप में बताई गई है कि पहले आपस में कौन कौन रिएक्शन करते हैं? KMnO4 और H2SO4। तो यहाँ देखिए अपन ने ये उठाए 2 KMnO4 और 3 क्या उठाए हुए हैं? H2SO4। पहले ये दोनों आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो 2 K है ना, ये यहाँ पर हमारे पास कितने SO4 हैं? 3 SO4 हैं। तो 2 K एक SO4 के साथ क्या बना लेगा? K2SO4। आगे 2 लगा है तो पोटेशियम 2 थे, हमारे पास 3 सल्फेट है, एक सल्फेट हमने यदि पोटेशियम को दिया तो क्या बन गया? K2SO4 बन गया। अब अभी हमारे पास कितने SO4 बचे हैं? 2 और बचे हैं। तो हमारे पास देखो Mn अभी कितने हैं? 2 और हैं। तो 2 Mn बाकी बचे हुए SO4 के साथ क्या बना लेंगे? 2MnSO4। तो ये बन गया 2MnSO4 बन गया। अब बचा क्या क्या हमारे पास? 3H2 बचा हुआ है और 4 दूनी 8 क्या बचे हुए हैं? ऑक्सीजन बचे हुए हैं। तो 3H2 8 ऑक्सीजन में से 3 ऑक्सीजन लेकर क्या बना लेगा? 3H2O बना लेगा और बचेंगे कितने ऑक्सीजन? 5 ऑक्सीजन। तो इस रिएक्शन में समझ में आ रहा है 2 K ने एक SO4 के साथ K2SO4 बनाया हुआ है, 2 Mn ने बाकी बचे हुए 2 SO4 के साथ 2MnSO4 बनाया हुआ है, 3H2 ने 3 ऑक्सीजन लेकर 3H2O बनाया हुआ है और 5 नवजात ऑक्सीजन क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। अब नीचे क्या हो रहा है कि ये ऑक्सैलिक अम्ल है, ये क्या है आपका? ऑक्सैलिक अम्ल। ये ऑक्सैलिक अम्ल ये अब ऊपर बनी हुई ऑक्सीजन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा और यहाँ से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो यहाँ देखिए 5CO2 निकल जाएगी आपकी और यहाँ पर 5 दूनी 10 आपके बचे हुए हैं हाइड्रोजन और 5 बचे हुए हैं ऑक्सीजन। तो क्या बन जाएगा आपका? 5H2। ठीक है। अब आपको अभी यदि ये ठीक से समझ में नहीं आया तो इसके लिए हम डी ब्लॉक एलिमेंट बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जब हम ऑक्सैलिक अम्ल की क्रिया अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से करते हैं तो अभिक्रिया में उत्प्रेरण का काम कौन करता है? तो आपको ध्यान रखना है कि कौन ये रिएक्शन करता है? मैग्नीज सल्फेट। यानी इस अभिक्रिया में मैग्नीज सल्फेट का काम करता है? उत्प्रेरण का काम करता है। अब उत्प्रेरण का चौथा प्रकार प्रेरित उत्प्रेरण। प्रेरित यानी एक अभिक्रिया या एक पदार्थ जब दूसरी अभिक्रिया या दूसरे पदार्थ के लिए काय का काम करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि ये है HgCl2 जिसको हम मर्क्यूरिक क्लोराइड कहते हैं। मर्क्यूरिक क्लोराइड जब ऑक्सैलिक अम्ल के साथ क्रिया करती है तो अभिक्रिया बड़ी धीमी गति से संपन्न होती है। लेकिन जब ऑक्सैलिक अम्ल KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है तो वही रिएक्शन कैसी होती है? तीव्र होती है। यानी एक तरफ ऑक्सैलिक अम्ल HgCl2 के साथ क्रिया मंद दे रहा है और वही ऑक्सैलिक अम्ल पोटेशियम परमैंगनेट के साथ क्रिया कैसे दे रहा है? तीव्र दे रहा है। लेकिन जब हम मर्क्यूरिक क्लोराइड, ऑक्सैलिक अम्ल और पोटेशियम परमैंगनेट तीनों को आपस में क्या कर लेते हैं? मिला लेते हैं। तो ये वाली अभिक्रिया जो है वो HgCl2 के लिए भी क्या करती है? अभिक्रिया को कैसा बना देती है? तेज बना देती है। समझ में आ रहा है? ये अभिक्रिया धीमी अभिक्रिया का उदाहरण थी, ये अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण थी। लेकिन इन दोनों के रिएक्टेंट जब आपस में मिला दिए गए तो जो अभिक्रिया धीमी गति से हो रही थी वो भी कैसी गति से होने लगी? तीव्र गति से होने लगी है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया के लिए या एक पदार्थ दूसरी अभिक्रिया के लिए
क्या करता है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का, अभिक्रिया को प्रेरित करने का काम करता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं, प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती हैं। ऐसे एक एग्जांपल और है कि सोडियम आर्सेनाइड शीघ्रता से ऑक्सीकृत नहीं होता, लेकिन सोडियम सल्फाइड शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है। सोडियम आर्सेनाइड शीघ्रता से ऑक्सीकृत नहीं होता, सोडियम सल्फाइड शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाता है। लेकिन जब हम सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड दोनों को आपस में मिलाते हैं तो दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं, यानी कि सोडियम सल्फाइड सोडियम आर्सेनाइड को भी ऑक्सीकृत करने का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो जब एक अभिक्रिया एक पदार्थ दूसरी अभिक्रिया है दूसरे पदार्थ के लिए भी उत्प्रेरण का काम करती है, तो ये अभिक्रिया प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। तो इस तरह हमने आज उत्प्रेरण और उत्प्रेरण के क्या बड़े प्रकार, जितने भी वैकल्पिक प्रश्न तैयार हो रहे हैं उन वैकल्पिक प्रश्नों को तैयार कीजिए, और जो भी आपका सवाल हो उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजिए। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए नवांकुर विद्यापीठ गंज वासुदा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।